नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी। हम अपनी पिछली क्लास में जनरल एंट्रीज कर रहे थे। हमने एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई किया था और उसके अंतर्गत कुछ जनरल एंट्री करने की कोशिश की थी, जैसा कि आपका ये सवाल था। और इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन भी हमने अपनी लास्ट क्लास में किया था। उसी के साथ एक सवाल आपको दिया था जो आपको प्रैक्टिस के तौर पे करना था। कुछ एंट्री आप लोगों ने करी है, सही भी है, कुछ मिस्टेक भी है। आज की क्लास में हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और साथ में कुछ नए पॉइंट्स को भी देखेंगे। जैसा कि इस सवाल में कुछ नए नए पॉइंट आए हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। बड़े ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। जैसा आपने प्रश्न किया है, जो भी नया पॉइंट होगा हम उसको अलग से कॉन्सेप्ट लिख के समझ लेंगे। हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन था 1,75,000 रुपए रोकड़ व 1,00,000 रुपए भवन से व्यापार प्रारंभ किया। देखिएगा, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे ही हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमारे पास 3 अलग अलग अकाउंट है। देखो यहाँ पे एक से ज्यादा अकाउंट आ रहे हैं, एक से ज्यादा आ रहे हैं मतलब 2 से ज्यादा आ रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझेंगे मिश्रित प्रविष्टि का। एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, कंबाइंड एंट्री, मिश्रित प्रविष्टि। आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट है हमारा मिश्रित प्रविष्टि। बड़े ही ध्यान से समझेगा। मिश्रित प्रविष्टि, कंबाइंड एंट्री। देखो, कंबाइंड एंट्री क्या होती है, तो उसका पहले तो हम परिभाषा लिखते हैं कि जब दो अलग अलग व्यवहारों को एक साथ लिखना, दो अलग अलग व्यवहारों को एक साथ लिखना मिश्रित प्रविष्टि कहलाएगी। अब मिश्रित प्रविष्टि कब की जाएगी? मिश्रित प्रविष्टि करने संबंधित विशेष बातें, कुछ स्पेशल आते हैं। जब आप कंबाइंड एंट्री करोगे, कुछ स्पेशल पॉइंट आते हैं। उन स्पेशल पॉइंट्स को हमको ध्यान रखना होता है। जैसे आप कब करोगे, कौन से ट्रांजैक्शन की कंबाइंड एंट्री हो सकती है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ अलग अलग पॉइंट आते हैं। जिसमें पहला पॉइंट आता है दोनों, जब तक ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होती है। मैं लिख देता हूँ, कंबाइंड एंट्री करने संबंधित विशेष बात को हटाकर मैं उसे लिखता हूँ शर्तें। ये शर्तें जब तक पूरी नहीं होती है तब तक आप कंबाइंड नहीं कर सकते हो। कंबाइंड करने के लिए आपको इन कंडीशंस को पूरा करना कंपलसरी है। हेलो, अपने पास कंबाइंड एंट्री करने से रिलेटेड कुछ कंडीशंस आती है, जिसमें पहली कंडीशन है व्यवहार। जब व्यवहार जब व्यवहारों की समान तिथि हो। जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो सेम डेट को होने चाहिए। मतलब हम जनरली दो अलग अलग ट्रांजेक्शन को एक करते हैं, तो एक करने के लिए हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हमारे दोनों ही ट्रांजेक्शन सेम डे होने चाहिए, तो ही हम उसका कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो कंबाइन एंट्री करने के लिए अपनी फर्स्ट कंडीशन आती है कि जब हमारे पास दोनों ही व्यवहार या एक से अधिक व्यवहार सेम डेट को हो, समान तिथि को हो। दूसरा पॉइंट आता है दोनों व्यवहारों में कोई एक अकाउंट कॉमन हो। कोई एक अकाउंट कॉमन होना चाहिए। कॉमन मतलब पहली एंट्री में भी है, दूसरी एंट्री में भी है, तब जाके हम मिश्रित प्रविष्टि कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो जैसे ही हमारा कंबाइंड एंट्री का कोई एग्जांपल आएगा, हम इन दोनों रूल्स को देखकर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम अपना अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। हमने लिखा नकद माल खरीदा। देखिए, नकद माल खरीदा, दो खाते इफेक्टिव हो रहे हैं। एक तो हो रहा है आपका कैश,
एक हो रहा है परचेज। कैश आपका कैसा अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? कैश कैसा अकाउंट है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है? रियल। रियल अकाउंट। और सेम परचेज भी रियल अकाउंट, दोनों का सेम रूल्स लगता है। जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार से जा रही है उसे क्रेडिट करो। जब हमने माल खरीदा है, माल आ रहा है या जा रहा है? आपने माल खरीदा है, माल आ रहा है या जा रहा है? फटाफट बताइए बेटा, माल आ रहा है या जा रहा है? हमने माल खरीदा तो माल आता है, और जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करना है। जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करना है। तो माल आ रहा है, कैश जा रही है। 2 जनवरी की आपकी एंट्री हो गई, जनवरी 2 एंट्री करेंगे हम। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। माल आ रहा है, कैश जा रही है। माल आ रहा है, कैश जा रही है। 75,000 आपका अमाउंट है। 75,000 अमाउंट फिल करोगे और नरेशन में लिखेंगे हम बीइंग गुड्स परचेज्ड। बीइंग गुड्स परचेज्ड और लाइन खींच के इसको क्लोज करेंगे। तो ये हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रमेश को माल बेचा। पहला अकाउंट होगा रमेश। एक है आपके पास सेल्स। अब बताइए रमेश कैसा अकाउंट है? आपका रमेश कैसा अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? रमेश कैसा है? रमेश पर्सनल। पर्सनल अकाउंट है। कैसा अकाउंट है? पर्सनल। और सेल्स रियल अकाउंट। अब मुझे बताओ पर्सनल का रूल्स क्या होता है? तो पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। पाने वाला हमारा रमेश पाने वाला है या देने वाला है? आपके इस ट्रांजैक्शन में रमेश पाने वाला है या देने वाला है? हम जब माल बेचते हैं तो वो पाने वाला होगा। हम एंट्री करेंगे रमेश अकाउंट डेबिट। हम एंट्री करेंगे रमेश अकाउंट डेबिट। आपकी डेट दे रखी है जनवरी 3। हम यहाँ लिखेंगे जनवरी 3 रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और इसमें आपका अमाउंट आएगा 30,000। आपका वैल्यू बन गया 30,000। नरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश। बीइंग गुड्स सोल्ड टू। देखो यदि एंट्री समझ में नहीं आ रही तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। आगे लिखा आपको मजदूरी का भुगतान किया। देखो मजदूरी को इंग्लिश में बोलते हैं वेजेज। भुगतान किया मतलब सेकंड अकाउंट होगा कैश। पहला खाता था हमारा वेजेस, दूसरा है कैश। तो वेजेस कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? वेजेज आपका कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। कैश रियल अकाउंट। वेजेज आपका नॉमिनल अकाउंट है, कैश आपका रियल अकाउंट है। आप देखोगे नॉमिनल अकाउंट। जब नॉमिनल अकाउंट हमारे पास में वेजेज हुआ है, नॉमिनल अकाउंट हुआ है। नॉमिनल अकाउंट मतलब हमारे पास एक्सपेंसेज है। ये हमारा एक्सपेंसेज है, खर्चा है, हम पेमेंट कर रहे हैं। और हमें ये पता है कि जब हमें कोई खर्चा होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। कोई एक्सपेंसेज होता है तो उसे हम डेबिट कहते हैं। तो डेबिट करेंगे हम। अपनी नेक्स्ट एंट्री करेंगे वेजेज अकाउंट डेबिट।
अगली एंट्री आएगी वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश जा रही है। 4 जनवरी को एंट्री करेंगे हम, जनवरी 4 वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, नरेशन में लिखोगे इसका अमाउंट होता है हमारे पास 500 रुपए। नरेशन में दिखाया आपने बीइंग वेजेज पेड। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं अपना। जैसे ही नया कोई ट्रांजैक्शन आएगा मैं उसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा। आपको लिखा माल बेचा, नकद माल बेचा, कैश और सेल्स। नकद आया है मतलब कैश आएगा, माल बेचा मतलब सेल्स आएगा। तो नकद माल बेचा मतलब कैश। तो आप देखेंगे हम कैश और सेल्स दोनों ही आपके लिए रियल अकाउंट है। और जब रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट में हम ये देखते हैं कि जो वस्तु व्यापार में आ रही है या जा रही है, वस्तु व्यापार में आ रही है या जा रही है। तो बात करते हैं कैश की। जैसे ही हम माल बेचते हैं तो कैश आती है, हम माल बेचेंगे तो कैश आएगी, माल जाएगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। ट्रांजेक्शन है आपका 6 जनवरी का 10,000 का। एंट्री करेंगे हम जैन 6 कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रही है और माल जा रहा है। जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करेंगे, मीन्स हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। आप लाइन खींच के से बंद करोगे। 10,000 आपका अमाउंट दे रखा है। देखिए मैं आपको एक बात और समझा देता हूं कि मान लीजिए जैसे आप काम करते करते आपका पेज भर गया। जैसे ही आपका पेज भर जाता है, हालांकि मेरे यहाँ तो कोई भरेगा नहीं, मेरे पास तो बोर्ड है और मैं आगे पीछे खिसका के इसको समझा दूंगा। लेकिन आपके पास जो नोटबुक में आप काम कर रहे हो, जैसे ही आपका पेज भर जाता है, जैसे मान लीजिए हमारा यही पेज है, मैं एक छोटा सा आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दे के समझा देता हूँ कि जैसे आपका ये पेज है, ये आपका भर गया, ठीक है, यहाँ भर गया। जैसे ही आपका पेज भर जाता है आपको ये काम करना है, नीचे एक लाइन खींचोगे ऐसे, फिर आपको यहाँ लाइन खींचनी है और यहाँ लिखना है टोटल कैरी फॉरवर्ड। क्या लिखना है? टोटल कैरी फॉरवर्ड। और इस सबकी टोटल करनी है। जैसे हम एक बार टोटल करके देखते हैं, 10,000 और ये हो गए 40,000, 40,000 और ये हुए 3,50,000, 3,50,000, 3,90,500। आपकी टोटल आ रही है 3,90,500 रुपए। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, टोटल लिख दिया हमने 3,90,500। दोनों साइड में सेम आएगी टोटल। तो 3,90,500 रुपए आपकी टोटल आ गई। ठीक है, अब इस टोटल को करना क्या है वो थोड़ा सा समझिएगा। 90,500 यहाँ पे भी लिख दिया 3,90,500। अब जैसे ही नया पेज, ये जैसे आपका नया पेज आ गया, नए पेज पे आप सेम फॉर्मेट वापस बनाओगे, क्योंकि पेज भरेगा तो आपको काम तो करना पड़ेगा ना अगले पेज पे। ये आपने इस तरह से फॉर्मेट बना लिया और इसमें आप लिखोगे, आपको ऐसे बनाना है, ये लाइन इतनी सी खींचनी है बस, ये आगे यहाँ पे कोई लाइन नहीं खींचनी। यहाँ लिखोगे टोटल PF, यहाँ आपने किया था टोटल CF कैरी फॉरवर्ड, यहाँ करोगे टोटल BF 3,90,500, सेम 3,90,500। गलती से भी यहाँ लाइन नहीं खींचना है, ये लाइन नहीं खींचनी है, इस बात का ध्यान रहे। आपको सिर्फ पर्टिकुलर में लाइन खींचना है, बाकी नीचे लाइन नहीं खींचना। अब आप इसके आगे कंटिन्यू एंट्री करोगे। ये काम आपको उस कंडीशन में करना है जब आपका पेज भर जाता है। जैसे ही आपका पेज भर गया है आप कुछ इस प्रकार से काम करोगे।
एनी डाउट? समझ में आ गया? अब हम अपना अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। नकद माल के बाद में होता है व्यापार व्यय का भुगतान किया। व्यापार व्यय को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेड एक्सपेंसेज। भुगतान किया मतलब कैश। अपने पास दो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स, दो अलग अलग खाते इफेक्टिव हो गए हैं, तो हो गया कैश, दूसरा हो गया ट्रेड एक्सपेंसेज। तो हमारे पास ट्रेड एक्सपेंसेज हमारा खर्चा होता है। ट्रेड एक्सपेंसेज खर्च है, एक्सपेंसेज बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट खर्चे हैं, सारे खर्चे आपको डेबिट करने हैं, सारे खर्चे डेबिट करने हैं। तो हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पे, एक बार फिर मैं अमाउंट देख लेता हूँ। 10 तारीख की है आपकी एंट्री बनेगी, यहाँ आप लिखोगे जनवरी 10, एंट्री हो गई ट्रेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा अनावश्यक रूप से ऑडियो नहीं चालू रखना है, इस बात का ध्यान रहे। आपकी एंट्री हो गई ट्रेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है आपके पास 700। नरेशन लिखोगे बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेज पेड, और फिर से ये लाइन खींच के बंद करना है। एनी डाउट? समझ में आ रहा है ये क्या किया मैंने? अगला ट्रांजैक्शन है रमेश से नकद प्राप्त किया 29,500, बट्टा दिया 500 रुपए। यहाँ हमारे पास एक नया शब्द आया जो है हमारे पास बट्टा। थोड़ा सा समझते हैं बट्टा क्या होता है। इंग्लिश में लिखते हैं डिस्काउंट। वैसे मैंने जब आपको आप इम्पोर्टेंट वर्ड समझाए थे तब डिस्काउंट का अर्थ समझाया था। डिस्काउंट का मतलब होता है, ये डिस्काउंट एक ऐसी चीज है जो आपके सेलिंग प्राइस कम करती है। बट्टे से तात्पर्य यह है, बट्टे से तात्पर्य यह है कि विक्रय मूल्य में कमी करना, विक्रय मूल्य में कमी करना, आपका सेलिंग प्राइस कम करना। चाहे आप माल खरीद रहे हो, बेच रहे हो, वहां कोई इशू नहीं है। आप खरीदोगे तो भी डिस्काउंट आ सकता है, आप बेचोगे तो भी डिस्काउंट आ सकता है। डिस्काउंट का मतलब ये रहता है आपकी सेलिंग प्राइस कम करनी, सेलिंग प्राइस में कुछ छूट देनी, कुछ बट्टा देना। देखिए हमारे पास बट्टे दो प्रकार के होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। बट्टा दो प्रकार का होता है। पहला है आपका नकद बट्टा, जिसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट, और दूसरा है आपका व्यापारिक बट्टा, जिसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा सवाल इसके रिगार्डिंग आएंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आएंगे, और थोड़ा सा कंफ्यूजनेबल भी है। थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान से समझने की कोशिश करना। डिस्काउंट पहली बात होता क्या है, तो डिस्काउंट आपकी सेलिंग प्राइस कम करती है। सेलिंग प्राइस कम करने के लिए यूज किया जाता है, जिसके लिए अलग अलग वर्ड्स है। यदि आपको छूट लिखा है तो भी उसका मतलब डिस्काउंट है, यदि आपको कटौती लिखा हुआ है तो भी डिस्काउंट है, और बट्टा लिखा है तो भी डिस्काउंट है। जनरली बट्टा हमारे पास दो प्रकार का होता है, नकद बट्टा और व्यापारिक बट्टा। अब नकद बट्टा व्यापारिक बट्टे में क्या अंतर है? नकद बट्टा व व्यापारिक बट्टे में अंतर क्या डिफरेंट है इन दोनों के बीच में? भाई बट्टे तो बट्टे होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने लिखा नकद बट्टा, जिसको आप कैश डिस्काउंट कहते हैं, और ये हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट, जिसको हम व्यापारिक बट्टा कहते हैं। याद रखना कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, व्यापारिक बट्टा और नकद बट्टे में अंतर। जैसे इसमें पहला अंतर आता है, पहला अंतर नकद बट्टा
शीघ्र नकद बट्टा शीघ्र भुगतान हेतु दिया जाता है। शीघ्र भुगतान हेतु दिया जाता है। और व्यापारिक बट्टा बिक्री बढ़ाने के लिए दिया जाता है। व्यापारिक बट्टा बिक्री बढ़ाने के लिए दिया जाता है। 2 पॉइंट है आपके पास में। देखो, शीघ्र भुगतान का मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी दुकान पे मैं आया और मुझे कोई वस्तु पसंद आ गई, कोई सामान पसंद आ गया। आपने कहा सर इसकी प्राइस 1000 रुपये है। मैंने कहा नहीं नहीं, यदि आप इसको 500 रुपये में देते हो तो दे दीजिए। आपने कहा नहीं आएगा सर। चलो ठीक है, जो भी आपकी प्राइस थी आपने 1000 रुपये में फाइनल कर दिया। अब ऑप्शन ये है कि आपने मेरे सामने कंडीशन डाली कि सर यदि आप इसका पेमेंट अभी करते हो तो 900 रुपये दे दीजिएगा, और यदि आप महीने भर बाद करोगे तो पूरा 1000 रुपये लगेगा। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको पेमेंट जल्दी लेने के लिए, लोगों से पैसा जल्दी लेने के लिए हम जो बट्टा देते हैं उसे बोलते हैं नकद बट्टा। ये ऐसा डिस्काउंट है जो आप कैश पेमेंट करते टाइम आपको दिया जाएगा, लिया जाएगा। मतलब हम ये समझते हैं कि आप पेमेंट को क्विकली रिसीव करने के पर्पज से जो डिस्काउंट दिया जाता है, जो पैसा या जो डिस्काउंट आप भुगतान को जल्दी करवाने के लिए, मतलब पैसा टाइम पर आ जाए उसके लिए यदि आप कोई डिस्काउंट दे रहे हो तो वो हमारे लिए कैश डिस्काउंट कहलाएगा। लेकिन यदि आपका उद्देश्य बिक्री बढ़ाना है, मतलब सेलिंग बढ़ाना है, जैसे आपने देखा होगा कोई नया फेस्टिवल आ गया, जैसे आपके दिवाली ऑफर आते हैं, नवरात्रि धमाका होता है, लिखा होगा ना आपने, कई जगह आपने देखा होगा दिवाली ऑफर, एक के साथ एक फ्री, या दिवाली ऑफर 50% छूट। ये जो ऑफर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं व्यापारिक बट्टा, जिनका उद्देश्य केवल बिक्री बढ़ाना होता है। मतलब आप ऐसा डिस्काउंट देके, जैसे आपने कई जगह ऐसा देखा होगा भारी सेल, 99 का सेल, मतलब ये सारे जो डिस्काउंट होते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट होते हैं, जिनका पर्पज होता है हमारा सेलिंग इंप्रूवमेंट करना, विक्रय को बढ़ाना। तो पहला अंतर आ गया, विक्रय बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। और सेकंड आता है हमारे पास कि यदि आपको शीघ्र भुगतान करना है तो उसके लिए हमारा जो डिस्काउंट होता है वो होता है कैश डिस्काउंट। एनी डाउट? पहला पॉइंट क्लियर हो गया? बेटा जल्दी से रिप्लाई कीजिए ताकि आगे बढ़ने का पता चले। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है हमारे सामने, नकद बट्टा केवल नकद या रोकड़ व्यवहारों पर ही दिया जाता है। नकद बट्टा केवल रोकड़ या नकद व्यवहारों पर ही दिया जाता है। अब आप सोचोगे सर नकद या रोकड़ व्यवहार क्या होता है, हालांकि इसका पूरा एक अलग से कॉन्सेप्ट है। अभी हम उसके इससे आगे वाला पॉइंट यही लेंगे, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। तो जनरली आपको याद रखना है कि रोकड़ जो नकद बट्टा है वो केवल नकद व्यवहारों पर देना है, बाकी पे नहीं। वैसे हमारे पास 2 टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, नकद और उधार। तो आपका जो नकद बट्टा है वो केवल नकद व्यवहारों पर दिया जाता है, उधार पर नहीं। लेकिन व्यापारिक बट्टा सभी प्रकार के व्यवहारों पर दिया जाता है। सभी प्रकार का मतलब होता है कि जहां नकद उधार सारे ही ट्रांजैक्शन आप इंक्लूड कर लोगे, नकद भी होगा उधार भी होगा, सभी प्रकार के ट्रांजैक्शंस आप जब इंक्लूड कर लोगे तो उसे कहेंगे हम ये व्यापारिक बट्टा। तो इन दोनों के अंदर हमारे पास पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि नकद बट्टा शीघ्र भुगतान के लिए दिया जाता है, व्यापारिक बट्टा बिक्री बढ़ाने के लिए दिया जाता है। नकद बट्टा
केवल नकद व्यवहारों पर देना है। व्यापारिक बट्टा सभी प्रकार के व्यवहारों पर दिया जाता है। तीसरा पॉइंट, नकद बट्टे संबंधित लेखा प्रविष्टियां की जाती है। नकद बट्टे संबंधित लेखा प्रविष्टियां की जाती है मतलब आपका कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। जो कैश डिस्काउंट है उसकी जर्नल प्रविष्टि की जाएगी। कैश डिस्काउंट को आप एंट्री में लिखोगे, लेकिन व्यापारिक बट्टे का लेखा नहीं किया जाता है। केवल विक्रय मूल्य कम किया जाएगा। देखिएगा, जो आपका कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट की लेखा प्रविष्टि की जाएगी। नकद बट्टे संबंधी लेखा प्रविष्टियां की जाती है, लेकिन व्यापारिक बट्टे संबंधी कोई लेखा प्रविष्टि नहीं की जाती है। किसी प्रकार की कोई लेखा एंट्री नहीं करनी है, केवल आपका सेलिंग प्राइस कम किया जाएगा। तो ये था हमारा कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा। डिस्काउंट से रिलेटेड आपके पृष्ठ में क्लियर इंफॉर्मेशन होगा। व्यापारिक बट्टा क्लियर लिखा हुआ है, व्यापारिक बट्टा, तब हम उसे व्यापारिक मानेंगे, अदरवाइज वो हमारे लिए कैश डिस्काउंट होता है। जब पृष्ठ में हमें क्लियर लिखा हुआ है व्यापारिक बट्टा, तब तक तो वो हमारे लिए व्यापारिक बट्टा है, लेकिन यदि पृष्ठ में क्लियर नहीं है तो वो हमारे लिए नकद बट्टा होगा। जैसे हमारे इस प्रश्न में है, रमेश से नकद प्राप्त किया 29,500, बट्टा दिया 500 रुपए। ये जो बट्टा होगा वो होगा आपका कैश डिस्काउंट। पहली बात, कैश क्यों होगा? क्योंकि आप देख पा रहे हो आपने पेमेंट रिसीव किया है, रमेश से भुगतान प्राप्त किया, और जब भुगतान प्राप्त करने संबंधी जो बट्टा होता है, भुगतान प्राप्त करने संबंधी बट्टा होता है, वो कैश डिस्काउंट होता है। दूसरी बात, यदि आपका ट्रेड डिस्काउंट होता तो ट्रेड डिस्काउंट पहले से क्लियर होता है। सेकंड पॉइंट, ट्रेड डिस्काउंट पेमेंट के टाइम में नहीं दिया जाता, वो परचेज एंड सेलिंग के टाइम में दिया जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, और साथ में हमें इससे रिलेटेड कुछ एंट्रियां करनी है। फिलहाल हमारी क्लास यही हम क्लोज करेंगे। तब तक के लिए आपको इन सारी चीजों को नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। और यदि कोई पॉइंट समझ नहीं आया है, इसमें जो एंट्रियां बची है वो हम अपने अगली क्लास में समझाएंगे विथ कॉन्सेप्ट। ये जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है वो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, जब तक आपका कॉन्सेप्ट परफेक्ट है, यदि आपको कॉन्सेप्ट याद है, आप कभी नहीं रुकोगे, कहीं नहीं रुकने वाले हो। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार कीजिएगा। आज की क्लास में हमने डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझा है, एक बार आप इस डिस्काउंट को लिख दीजिएगा, एक बार आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में लिखना और अच्छे से समझना। कल हम इससे रिलेटेड एंट्रियां करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप जरूर पूछेगा। थैंक यू।